मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि याद होगी। हमने यह बात की थी कि किस प्रकार कार्बन और अवशिष्ट समूह यानी कि लिविंग ग्रुप के बीच का बंध टूट जाता है, एक कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यानी कि आक्रमणकारी नाभिक रागी तेजी से आक्रमण करता है और उत्पाद बना लेता है। और हमने यह भी देखा था कि यह पद इस अभिक्रिया का सबसे मंद पद यानी कि सबसे धीमा पद था। यहां पर इस बंध का टूटना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह पद इस अभिक्रिया के लिए वेग निर्धारक पद यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो यदि मैं इस अभिक्रिया को तीव्र रूप से यानी कि तेजी से करवाना चाहता हूं या इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे इस पहले पद का वेग बढ़ जाए। अब यदि हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहले है कार्बोकैटायन का स्थायित्व। तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा उसका निर्माण उतनी ही तेजी से हो जाएगा। उसके बाद आता है अवशिष्ट समूह का स्थायित्व। तो यदि अवशिष्ट समूह यानी कि लिविंग ग्रुप स्थायी नहीं होता है तो यह कार्बोकैटायन पर आक्रमण करना चाहेगा, जिससे हमें हमारा उत्पाद नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अवशिष्ट समूह अपने आप में स्थायी होना चाहिए, यानी अपने आप में यह खुश होना चाहिए जिससे यह हमारे कार्बोकैटायन पर आक्रमण न करे। और यहां पर एक गुप्त कारक भी है जो कि है विलायक यानी कि सॉल्वेंट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब मेरा सवाल है कि क्या नाभिक रागी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है? यहां पर हम यह साफ तौर से देख पा रहे हैं कि नाभिक रागी अगले पद में आक्रमण करता है। तो यदि यह वेग निर्धारक पद का भाग नहीं है तो इसकी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने में कोई भी भूमिका नहीं होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि नाभिक रागी का सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ या सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन असल में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते हैं। अब आइए हमारा ध्यान हम कार्बोकैटायन के स्थायित्व वाले कारक पर केंद्रित करते हैं। तो मान लीजिए हमारे सामने यह सवाल है जिसमें हमें दो क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट्स दिए गए हैं और हमसे यह पूछा गया है कि SN1 अभिक्रिया के तहत इन दोनों में से कौन ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करेगा। तो हमें यहां पर यह जांच करनी पड़ेगी कि कौन सा बंध टूटने वाला है। इन दोनों ही स्थितियों में हम देख सकते हैं कि Cl- तो बाहर निकलने वाला है। तो अब अगली किस चीज पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे? संभव रूप से मुझे अब यहां पर बंध तोड़ना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सा कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होगा, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में अवशिष्ट समूह तो समान ही हैं। अब आइए इसे करते हैं। तो हमें यहां पर ये कार्बोकैटायन मिलेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों कार्बोकैटायनों के स्थायित्व की तुलना कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। तो अब देखिए, पहली स्थिति में मैं देख सकता हूं कि यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं और दूसरी स्थिति में यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो यहां पर जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही अधिक अति संयुग्मन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना अधिक अति संयुग्मन होगा उतना ही अधिक स्थायित्व होने वाला है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दूसरा कार्बोकैटायन पहले कार्बोकैटायन की तुलना में अधिक स्थायी होगा, और इसीलिए यदि SN1 अभिक्रियाओं के बारे में बात की जाए तो यहां पर दूसरा क्रियाधार पहले क्रियाधार की तुलना में ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करेगा। अब आइए एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर दो चक्रीय क्रियाधार यानी कि साइक्लिक सबस्ट्रेट्स हैं और ये दोनों ही SN1 क्रियाविधि के तहत अभिक्रिया करेंगे, और इन दोनों ही स्थितियों में जो अवशिष्ट समूह है वह Cl- ही है। तो चलिए जल्दी से हम इनके कार्बोकैटायनों का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे कार्बोकैटायन आ जाएंगे। अब प्रत्येक उदासीन कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है। तो यदि हम अल्फा हाइड्रोजनों की बात करते हैं तो पहली स्थिति में देखिए यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं, और इस दूसरी स्थिति में यदि हम अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या की बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 और 3 यहां पर है, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन हैं। और वापस से जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे
स्थायित्व भी उतना ही अधिक होने वाला है। और इसी कारण SN1 अभिक्रिया की स्थिति में दूसरा क्रियाधार पहले क्रियाधार की तुलना में ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करेगा। अब चलिए इस वीडियो के अंतिम उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 क्रियाधार हैं और मैं देख सकता हूं कि प्रत्येक स्थिति में जो अवशिष्ट समूह है वह Br- है। तो अब मुझे असल में इन तीनों के कार्बोकैटाइनों के स्थायित्व की तुलना करनी होगी। तो चलिए इन तीनों के कार्बोकैटाइन बना लेते हैं और उसके बाद उनके स्थायित्व की तुलना करते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पॉज करके एक बार स्वयं से इन कार्बोकैटाइनों की तुलना करने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम साथ में मिलकर इसे बाद में कर लेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने प्रयास किया होगा। अब हम साथ में मिलकर इसे कर रहे हैं। तो क्या आपको इन कार्बोकैटाइनों में अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। पहली स्थिति में देखिए, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, दूसरी स्थिति में भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं और यहां पर तीसरी स्थिति में केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। लेकिन क्या यहां स्थायित्व को प्रभावित करने के लिए अतिसंयुग्मन एकमात्र कारक होगा? देखिए, मैं यहां पर बेंजीन वलय देख पा रहा हूं। क्या आप इन्हें देख पा रहे हैं? तो अब हम सोचते हैं कि क्या यहां पर अनुनाद अर्थात रेजोनेंस की संभावना हो सकती है। मैं यहां पर पाई बंध के एकांतर क्रम में धनावेश देख सकता हूं। तो चलिए अनुनाद की कोशिश करते हैं। यदि हम यहां पर अनुनादी संरचनाएं बनाने का प्रयास करेंगे तो वे हमें इस प्रकार से मिल जाएंगी। अब हम देख पा रहे हैं कि यहां पर संपूर्ण वलय में धनावेश फैला हुआ है और यह इन दोनों ही स्थितियों में हो रहा है। तो हम कहेंगे कि दूसरी एवं तीसरी स्थिति में अनुनाद के कारण भी स्थायित्व होगा। और हम यह भी जानते हैं कि इन दोनों ही स्थितियों में अल्फा हाइड्रोजन भी हैं। दूसरी स्थिति में तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं और तीसरी स्थिति में 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो यदि अब हमें इन दोनों के स्थायित्व की तुलना करनी है तो हम क्या करेंगे? अब इन दोनों में ही अनुनाद है, किंतु दूसरे कार्बोकैटाइन में तीसरे कार्बोकैटाइन की तुलना में अधिक अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो इस वजह से तीसरे कार्बोकैटाइन की तुलना में दूसरे कार्बोकैटाइन का कुल मिलाकर जो स्थायित्व है वह ज्यादा होने वाला है। तो हम कहेंगे कि दूसरा कार्बोकैटाइन सबसे अधिक स्थायी होगा। और यदि अब हम इस पहले कार्बोकैटाइन की बात करते हैं तो इसमें कोई भी अनुनाद नहीं है, यहां पर केवल 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो यदि अब हम इनके स्थायित्व क्रम की बात करते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से होगा और इनका वेग का जो क्रम है वह इस प्रकार से आ जाएगा। कार्बोकैटाइन जितना अधिक स्थायी होगा वह उतना ही तेजी से बनेगा और SN1 अभिक्रिया के तहत उस विशिष्ट क्रियाधार के लिए अभिक्रिया वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। अब अगली वीडियो में हम एलिलिक, बेंजिलिक, वाइनिलिक और फिनाइलिक क्रियाधारों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वे SN1 क्रियाविधि के अंतर्गत अभिक्रिया करते हैं या नहीं।